गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इन इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट होता क्या है, बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन चलते कैसे है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं। चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच में आता है, जिसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं। अगर चार्ज मोशन में है तो वो 2 टाइप के में आता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी और एक वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का ब्रांच आती है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वेरिएबल वेलोसिटी में जो आती है ब्रांच वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। अगर जितनी भी बात होगी इस चैप्टर में, अभी जितनी भी बात होगी उसमें करंट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम अभी कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते पहले, फिर अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। करंट इज चार्ज फ्लो अपॉन टाइम विच इज़ Q बाय T। इलेक्ट्रिक करंट 2 तरीके के होते हैं, आई एवरेज विच इज़ डेल्टा Q बाय डेल्टा T एंड आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस तब निकालते हैं जब बहुत ही छोटे टाइम के लिए देखना हो, तो उसके लिए dQ बाई dt। तो आई आ गया dQ बाई dt विच इज़ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अब करंट की थोड़ी बेसिक बातें जान लेते हैं। करंट की यूनिट क्या होगी? I इक्वल टू Q बाई T होता है। तो चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, T की सेकेंड, तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर एंड एम्पियर इज़ अ। अब हमें ये सोचना है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है। अब करंट का डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो कोई भी अगर क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है तो हम उसे वेक्टर कहते हैं। लेकिन करंट वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ से 2 एम्पियर से एक 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट आ रहा है एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री। अगर ये करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करते हैं अपन इसमें a² + b² + 2ab cos 60। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आंसर आया 5a, मतलब डायरेक्ट एडिशन, स्केलर एडिशन। तो जो और स्केलर को किसी भी एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर आया 5 एम्पियर। तो इसीलिए हम बोलते हैं करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जस्ट बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। अब हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत मेन टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो समझते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। हमने एक कंडक्टर बनाया, उसके बाहर ई एक्सटर्नल फील्ड लगाई। ई एक्सटर्नल लगाने से कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रही। जैसे ही ई एक्सटर्नल लगाया, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। नेगेटिव साइड यहाँ कलेक्ट हो गई, पॉजिटिव साइड यहाँ कलेक्ट हो गई। तो पॉजिटिव साइड एक इंड्यूस्ड चार्ज आ गया, जो हम कहते हैं चार्ज इज़ एक्यूमुलेटेड। वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। और ये हमें पता है कि कंडक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जितना भी चार्ज वो इंड्यूस कर सकता है। तो पॉजिटिव बनने से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, जिसका डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। उसको अंदर लगाया तो नेट 0। तो जैसे E इंड्यूस इक्वल टू माइनस E ऑफ एक्सटर्नल। अगर E एक्सटर्नल को इधर ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज़ 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ 0। इसे अंदर उतनी ही ई इंड्यूस हो जाती है जितनी बाहर लगती है, एंड ई इनसाइड 0 ही रहती है। अब इन इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब सिंगल कंडक्टर, जहाँ पे सिर्फ कंडक्टर हो। अब सवाल आता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 है। इसका जवाब है हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बाहर कुछ टेम्परेचर भी होगा, बाहर हीट भी होगी। चलो मान लो जो कंडक्टर हमने बनाया था उसमें कंडक्टर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और उसके बाहर का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। इससे बाहर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, तो ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा।
काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल को मिल रही होंगी और हीट एब्जॉर्ब होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे होंगे। सो आंसर हुआ इन द एब्सेंस ऑफ electric net field, the electrons still move inside the conductor with the speed of 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ चल रहा है U1 से, ये इलेक्ट्रॉन U2 से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन U3 से यहाँ, रेंडमली मोशन हो रहा है। ऐसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है जो इनफाइनाइट वेलोसिटी से घूम रहे हैं, विच इज़ द थर्मल वेलोसिटी। लास्ट में हम इन सारे सबको एज्यूम कर लेते हैं कि U एवरेज इज़ ज़ीरो, इसलिए अंदर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे U एवरेज U1 U2 UN तक बाय N, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं U एवरेज इज़ ज़ीरो। अब ये दूसरा वाला कंडक्टर है, हम दूसरे कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला वाला कंडक्टर था आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब सिंगल कंडक्टर जिसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था। अब इस कंडक्टर में हमने लगा दी है बैटरी ऑफ V वोल्टेज, बैटरी लगाने से E एक्सटर्नल, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नेगेटिव यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ करेंगे। लेकिन इस बार चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं चार्ज एक्यूमुलेट होगा? क्योंकि नेगेटिव के पास पॉजिटिव है, वो बैटरी में चला जाएगा, पॉजिटिव से ना के। इस बार कनेक्टिंग वायर्स आ गए हैं, तो वो कनेक्टिंग वायर जो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा चलाती रहती हैं। तो जैसे ही आप कनेक्टिंग वायर्स लगाओगे अक्रॉस द कंडक्टर, द चार्ज एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, तो उससे जो अंदर है ई इंड्यूस डिक्रीज़ हो जाएगी। ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशंस फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बैटरी लगी हुई है। ई नेट इनसाइड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, अब उसमें फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन ई कैसे लगेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव क्यू का फोर्स लगेगा इधर, और अगर नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा इधर। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्यू ई, द क्यू इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई ई। तो एसेलरेशन इज़ एफ बाई एन, तो एसेलरेशन आ जाएगा ई ई बाई एन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई स्पीड से भाग रहा है, तो इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये बढ़ती हुई स्पीड से भाग रहा है तो एसेलरेटेड मोशन हुआ, तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हुआ इसलिए कि हमें ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट एसेलरेटेड विथ एसेलरेट मोशन। पर इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसके रास्ते में ये कर्नल्स या पॉजिटिव कैटाइंस आ जाती हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इनसे टकराता है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, फिर जैसे शुरू करता है फिर कर्नल्स आ जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन टकराता है, फिर ज़ीरो हो जाता है। ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स होता ही रहता है। सो मैंने लिखा भी है, इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ अ एसेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा लगता है कि ये एसेलरेशन से चल रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है, बट ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन विथ कर्नल्स दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप ऑन डिक्रीजिंग ओवरऑल उसकी कर्नल से टकराने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन मूव विथ अ कॉन्स्टेंट स्मॉल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द E in external, which is called the drift velocity. इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से चलता है, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना या अपनी जगह से जाना इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो टाइम होता है दो कर्नल्स के बीच में टकराने का, उसे टॉ कहते हैं, जिसे कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, विच इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। अब आते हैं फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन इस कर्नल से टकराएंगे, फिर वो दूसरे कर्नल से टकराएंगे, इसके बीच का टाइम होगा टॉ, और इसकी वेलोसिटी होगी u1 और इसकी वेलोसिटी होगी v1, और इसके पूरे रास्ते लगेगा एसेलरेशन a। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराए इस कर्नल से, इसकी टॉ टाइम में ये टकराया यहाँ से, तो ये टॉ हो गया, इसका एसेलरेशन से बढ़ेगा। ऐसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट कर्नल से टकरा रहे होंगे, तो उनकी वेलोसिटी होगी v1 v2 vn vn तक। हमने अभी ये पढ़ा था एसेलरेशन इज़ e e बाई m। अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at।
तो V1 U1 A टॉ1, ऐसे ही V2 U2 UN N तक ये बात चलेगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, हम इन्हें गिन ही नहीं सकते। तो अब इसमें पुट करते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 UN तक प्लस A टॉ1 टॉ2 टॉ3 बाय N। टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, हमें ये पता चल गया। अब ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो प्लस टॉ1 टॉ2 टॉ3, ये क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये हो गया पूरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने क्या लिख दिया, ए इंटू टॉ। और अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, जो फॉर्मूला आया था ई माइनस ई बाई एम टॉ एवरेज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परफेक्ट फॉर्मूला आ गया माइनस ई बाई एम टॉ एवरेज। अब हमारे पास जो एकदम मेन फॉर्मूला आ गया वी डी इज़ माइनस ई टॉ, इसका एक और वर्जन देख लेते हैं। ये कंडक्टर है, बैटरी की वजह से लगाने में इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है और हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V। ये वाला रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई V बाई L। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में E की बजाय लिख सकते हैं EV/ml बाय टॉ। तो VD क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप ऑफ करंट विथ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मान लीजिए यहाँ एक कंडक्टर है, इसे हमें यहाँ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है। dt टाइम में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बढ़कर इस वाली डैश में जाएंगे और यहाँ से बढ़कर आगे, ऐसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ ये जो शेडेड पार्ट है, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे रहेंगे। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम बताते हैं n, विच इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम पूछें dt टाइम में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, तो जितने इसमें से गए वही इसमें भरे होंगे। तो इसमें कितना चार्ज पास किया, जितने भरे हैं इस बाहर गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड अक्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt इज ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन इन शेडेड पार्ट। जितने यहाँ पे होंगे उतने ही इसमें होंगे। तो dq हम क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। सो dq नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम लिख लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना हुआ, vd इंटू dt। एरिया है a, तो सो dq बाई dt आ गया VDEN बाई a। सो dq बाई dt क्या होता है, I NE, ये VD। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें चाहिए था। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया अपन ने। VD है E बाई एम टॉ एवरेज, हमने पहले ये निकाला था। VD EVM हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन से ये निकाला था। फिर हमने ये निकाला I इज़ इक्वल टू NEAVD, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, NEAVD। अब VD की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये आया IEVML टॉ ENA। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है। इसके बाद हम लिखते हैं V, तो V आता है ML NE स्क्वायर I है, जहाँ पे M है मास ऑफ, तो हमें मिलता है V इक्वल टू ML NE स्क्वायर I है I। तो M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ कांस्टेंट, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज़ कांस्टेंट, N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, E is a charge on electron which is constant, tau is the average relaxation time which is constant, A is the area of the conductor which is constant। तो ये सारी कांस्टेंट है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि V is directly proportional to I, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो V and directly proportional to I क्या होता है, ओम्स लॉ। और इसी के बारे में हमें बात करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाते हैं और ओम्स लॉ के बारे में और पढ़ेंगे।